नमस्ते दोस्तों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज हम स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के स्नातक स्तर द्वितीय वर्ष BA BCom BSc के द्वितीय भाषा HL हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तृतीय सत्र के लिए प्रश्न पत्र का जो नाम है वो 71 गद्य है और प्रश्न पत्र क्रमांक 3 है। और चौथे सत्र के लिए नाटक तथा प्रयोजनमूलक हिंदी का ये चौथा प्रश्न पत्र है। 2 सत्रों के अंतर्गत हमें 71 गद्य और नाटक तथा प्रयोजनमूलक हिंदी का अध्ययन करना है। जून 2020 से स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के BA BCom BSc के HL हिंदी के लिए जो नया पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसका तीसरा जो सत्र है, तीसरे सत्र के लिए 71 गद्य ये जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र की आज हमें चर्चा करनी है। 71 गद्य के अंतर्गत हमें 10 प्रकार की रचनाओं को देखना है। ये जो 10 रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य की अलग अलग विधाओं की है। पिछले वर्ष प्रथम वर्ष में HL हिंदी के माध्यम से साहित्य सौरभ ये जो प्रश्न पत्र था, इस प्रश्न पत्र में हमने कविता, कहानी और प्रयोजनमूलक हिंदी का कुछ भाग देखा था। परंतु द्वितीय वर्ष का ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य की अलग अलग नई 10 विधाओं को हमें देखना है। तो इस प्रश्न पत्र का सबसे पहला जो उद्देश्य है, इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हिंदी साहित्य की जो नई नई विधाएं हैं, उन विधाओं का परिचय हमें होने वाला है। जब हम इन रचनाओं का विचार करते हैं तो ये रचना भी अलग अलग विषय को लेकर हमारे सामने उपस्थित होती है। तो इस प्रकार इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें बहुत ही व्यापक दृष्टि से इन विभिन्न रचनाओं को, विभिन्न रचनाकारों को और हिंदी साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं, उन विधाओं का अध्ययन करना है। तो हम देखते हैं कि इस 71 गद्य के अंतर्गत निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम की कौन कौन सी रचना है। तो सबसे पहली जो रचना है युवाओं से, ये रचना स्वामी विवेकानंद की है। हिंदी साहित्य की जो विधा है, उनमें से संबोधन प्रकार की ये रचना है। संबोधन के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद की युवाओं से इस रचना को हम देखेंगे। दूसरी रचना नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और निबंध है ये। उसके बाद तीसरी जो रचना है औरंगजेब की आखिरी रात, ये रचना डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है, एकांकी है। उसके बाद चौथी जो रचना है प्रवास की डायरी, कुछ विशेष पत्रे, हरिवंश राय बच्चन की रचना है और डायरी साहित्य का ये प्रकार है। उसके बाद पांचवी जो रचना है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई है और ये व्यंग्य प्रकार की रचना है। उसके बाद छठी जो रचना है काशी के नाम, डॉक्टर नामवर सिंह की ये रचना है और ये पत्र है। उसके बाद सातवीं जो रचना है
एक थी रामरती शिवानी की ये रचना है और ये संस्मरण के अंतर्गत आती है। उसके बाद 8वीं जो रचना है स्त्री जो महज त्वचा है, सुधीर पचौरी का ये लेख है। उसके बाद 9वीं रचना वीरांगना कनकलता बरुआ, इसके रचनाकार निशा नंदिनी भारती है और ये जीवनी है। और अंतिम जो रचना है रसायन और हमारा पर्यावरण, इसके रचनाकार डॉक्टर N.L. रामनाथन है और ये विज्ञान प्रकार की रचना है, विज्ञान साहित्य है। तो इस प्रकार इस रचना के अंतर्गत हमें अलग अलग 10 प्रकार की जो रचना है उसका अध्ययन करने को मिलेगा। तो इस प्रकार इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम हिंदी की नई नई विधाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है या प्रश्न पत्र का जो नाम है कथेतर गद्य है। तो सबसे पहले इस प्रश्न पत्र के शीर्षक को समझना होगा। कथेतर गद्य है। कथेतर का अर्थ क्या है? कथेतर का अर्थ कथा को छोड़कर अन्य गद्य है। तो इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पिछले वर्ष जिन विधाओं का अभ्यास हमने किया है, कविता और कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी थी, तो उसको छोड़कर ये नई जो विधाएं हैं, इन विधाओं का अध्ययन हमें इसके अंतर्गत करना है। कथेतर गद्य का जो अर्थ है कथा को छोड़कर अन्य गद्य, तो इस साहित्य के अंतर्गत या इन रचनाओं के अंतर्गत कथा साहित्य नहीं है या कथा साहित्य की कोई विधा नहीं है। कथा साहित्य का अर्थ कहानी और उपन्यास होता है। तो इन विधाओं के अंतर्गत कहानी और उपन्यास नहीं है। कहानी और उपन्यास को छोड़कर अन्य जो विधाएं हैं उन विधाओं का समावेश होता है। इसीलिए इस प्रश्न पत्र को कथेतर गद्य शब्द का प्रयोग किया है। द्वितीय भाषा जैसे हिंदी के माध्यम से पदवी स्तर पर जो 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में हिंदी को और समग्र हिंदी साहित्य को समझने का जो प्रयास है किया गया है। पिछले वर्ष जिन विधाओं का अभ्यास हमने किया है उससे हटकर यानी कि जो नई विधाएं हैं उन विधाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत हमें करना है। जब हम चौथे सत्र के प्रश्न पत्र का नाम देखते हैं तो उसका जो नाम है नाटक तथा प्रयोजनमूलक हिंदी है। जब हम इन विधाओं के अंतर्गत जिन रचनाओं को देखने वाले हैं, एक नया जो प्रकार है दूसरे सत्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। तो पहली जो रचना है युवाओं से, ये संबोधन है। तो ये संबोधन क्या होता है? जब हम संबोधन शब्द का एक सामान्य अर्थ देखते हैं, सबसे पहले तो संबोधन एक कारक है। जो 8 कारक हैं उनमें से एक संबोधन कारक होता है। परंतु जब हम शाब्दिक अर्थों में संबोधन को देखते हैं तो उसके कई अर्थ हैं, जैसे कि जगाना, नींद से उठाना या आह्वान करना है, जताना है, ज्ञान करना या विदित करना है, समझाना है। तो इस प्रकार कई अर्थ इस संबोधन शब्द से निकलते हैं। परंतु स्वामी विवेकानंद की ये जो रचना है युवाओं से, तो उसको हमें देखना है अर्थात ये संबोधन क्या है और संबोधन में स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार का संबोधन किया है और वह भी युवकों के लिए किया है। तो इस रचना को हमें देखना है। जब हम इन विभिन्न रचनाओं को देखेंगे, हमारा यहाँ जो दृष्टिकोण है पिछले वर्ष की तुलना में और अधिक व्यापक होना चाहिए। जब हम इन विभिन्न रचनाओं को देखेंगे तो सबसे पहले हमें
विधा कौन सी है उसको देखना होगा। हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनेक प्रकार की विधाएं हैं। समय के साथ इसमें दिन ब दिन नई नई जो विधाएं हैं, उन नई नई विधाओं ने अपना अस्तित्व निर्माण किया है। तो इस प्रकार ये जो विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं, सबसे पहले तो हमें इन विधाओं का अर्थ समझना है, विधाओं का महत्व समझना है, उसकी विशेषता है, उसका स्वरूप भी समझना है। उसके बाद जब इन विभिन्न रचनाओं को हम देखेंगे तो वे एक तो विधाओं को देखेंगे, विधा का महत्व क्या है, विधा का स्वरूप क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद जो रचनाकार है, रचनाकार का परिचय भी देखेंगे और उसके बाद हमें रचनाओं को देखना है। संबोधन अर्थात स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को संबोधन किया है, यानी युवाओं को जगाने के उद्देश्य से, उनको सजग करने के उद्देश्य से या किसी प्रकार का कोई उपदेश इस रचनाओं के माध्यम से दिया है। आगे चलकर एक एक रचना को हमें देखना ही है। उसके बाद जो दूसरी रचना है, दूसरी रचना निबंध की है, तो हमें निबंध को भी समझना है। निबंध क्या होता है? तो निबंध गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। फ्रांसीसी के अंतर्गत इसे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी में इसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार फ्रांसीसी के इसे और अंग्रेजी के ऐसे से प्रभावित हिंदी का ये निबंध साहित्य है। निबंध के लिए अनेक पर्यायी शब्द हैं, उसके लिए संदर्भ, रचना, प्रस्ताव आदि का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक जो प्रचलित शब्द है वह निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में हम ग्रहण करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हमें रचना देखनी या उनका हमें निबंध देखना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के एक बहुत बड़े निबंधकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में जो निबंध थे, जैसे कि हिंदी के पहले संस्कृत भाषा थी, या इस देश की प्राचीनतम जो भाषा है संस्कृत है, और इस प्रकार निबंध लेखन की ये जो परंपरा है संस्कृत से चली आ रही है। संस्कृत से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत से बहुत कुछ हिंदी ने भाषा और साहित्य के अंतर्गत अपनाया है। तो इस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध साहित्य था, और प्राचीन जो संस्कृत साहित्य है उस साहित्य में निबंधों, प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का जो उद्देश्य था वह धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या करना था। उसमें व्यक्तित्व की जो विशेषता है उस समय के या संस्कृत के समय के निबंधों में दिखाई नहीं देती है, परंतु हिंदी की ये जो निबंध है, हिंदी के निबंधों में हमें व्यक्तित्व की विशेषता दिखाई देती है। किंतु वर्तमान काल के जो निबंध हैं वो संस्कृत के निबंधों के ठीक उल्टे दिखाई देते हैं। जैसे कि ये जो धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों का जो तार्किक व्याख्या है वह आज के हिंदी के निबंधों में हमें दिखाई नहीं देती है। तो आज के हिंदी के जो निबंध हैं उसमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण हमें देखने को मिलता है। सामान्यतः निबंधों की अनेक विद्वानों ने परिभाषा की है, लेकिन एक सीधी सादी और सरल निबंध की अगर व्याख्या ही देखनी है तो निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित्य गद्य रचना, इस प्रकार की एक सीधी सादी व्याख्या की जाती है। हिंदी में अनेक निबंधकार हैं, अनेक निबंधकारों ने निबंध लेखन किया है। अगर उल्लेख ही करना है तो हम
उल्लेख कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट है, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा, ऐसे कई सारे नामों का उल्लेख हम कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो निबंध है वह नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। निबंधों के कई प्रकार हैं, उसमें से ललित प्रकार का ये निबंध है। तो ये ललित निबंध क्या है? तो ललित निबंध का ही एक प्रकार है। ललित निबंध की उपस्थिति का जो आभास है आधुनिक काल और गद्य के आरंभ के साथ हमें देखने को मिलता है, आरंभिक कालखंड के अंतर्गत। तो इस प्रकार के ललित निबंध दिखाई नहीं देते हैं। आरंभिक कालखंड के कुछ प्रमुख जो निबंधकार हैं, जिसके अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र है, सरदार पूर्ण सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, बाल मुकुंद गुप्त जैसे जो निबंधकार आरंभिक कालखंड के, इनके निबंधों में या आरंभिक कालखंड का हिंदी का जो निबंध साहित्य है उसमें इस प्रकार के ललित निबंधों का अभाव दिखाई देता है। लेकिन आगे चलकर जब हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में आगमन होता है तो उन्होंने हिंदी साहित्य में इस प्रकार ललित निबंध लेखन की जो परंपरा है अर्थात शुरू की, एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण विधा के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहचान बनी हुई है। उनके बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण निबंध हैं। अशोक के फूल, कुटच, कल्पलता उनके निबंधों के संकलन है। और इस प्रकार अर्थात ये जो निबंध विधा है या निबंध साहित्य है हिंदी का, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आज मैं केवल हिंदी की जो अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं उन विधा का संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। जब हम एक एक विधा को देखेंगे तो उस समय हम हर विधा पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, उसके स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे, हर रचना के जो रचनाकार हैं उनका परिचय देखेंगे और उसके बाद एक एक रचना को देखेंगे। तो इस प्रकार आज मैं केवल एक एक विधा का एक सामान्य जो परिचय है, यानी कि ये किस प्रकार की रचना है, तो उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद तीसरा जो प्रकार है विधा का वह एकांकी का है। औरंगजेब की आखिरी रात डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है। तो ये जो एकांकी साहित्य है, नाटक से ही एकांकी की उत्पत्ति हुई है। एकांकी को लेकर बहुत कुछ हम बात कर सकते हैं, परंतु संक्षेप में अगर समझना है, साहित्य के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एक श्रव्य साहित्य और दूसरा दृक साहित्य। श्रव्य साहित्य का अर्थ श्रव्य यानी सुनना है, जिसको हम सुनकर समझ सकते हैं वह श्राव्य साहित्य है, और जिसको देखकर समझना है वह दृक साहित्य है। दृक यानी देखना है, अर्थात नाटक और एकांकियों की जो रचना है वो दृक श्राव्य के अंतर्गत होती है। वर्तमान समय में नाटक, एकांकी, सिनेमा है, दूरदर्शन के जो विभिन्न प्रकार के जो धारावाहिक है, सीरियल जिसे हम कहते हैं, तो ये सारे दृक श्राव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार नाटक से ही एकांकी की उत्पत्ति हुई है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, परंतु एकांकी में एक ही अंक होता है, इसलिए इसे एकांकी कहा गया है। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि नाटक के किसी एक अंक को हम एकांकी समझें। नाटक के किसी एक अंक में एकांकी की वो परिपूर्णता नहीं होती है, लेकिन जब हम नाटक को समझते हैं तो पूरा नाटक हमें देखना होता है, पूरा नाटक हमें पढ़ना होता है, तब हम उस नाटक के उद्देश्य को, नाटक के नाटककार को हम समझ सकते हैं। परंतु नाटक के किसी एक अंक को एकांकी नहीं कह सकते। अंग्रेजी के माध्यम से ही हिंदी में एकांकी की उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी के अंतर्गत जो वन एक्ट प्ले शब्द है,
उस वन एक्ट प्ले का हिंदी रूपांतर एकांकी है। तो इस प्रकार हिंदी एकांकी के अंतर्गत उसके इतिहास को हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य के प्रमुख एकांकीकारों में हिंदी एकांकी का जो उद्भव है वो कब से होता है, उसकी भी एक लंबी परंपरा रही है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार एकांकी का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के प्रणेता कहे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1950 में हुआ और तब से साधारणतः हिंदी साहित्य का आधुनिक काल प्रारंभ होता है। हम जिन विधाओं को देखने वाले हैं ये सारी की सारी विधाएं आधुनिक युग की देन है। अर्थात 1850 या 1950 के बाद ही इन विभिन्न विधाओं का जन्म हुआ है और जन्म के बाद इन सभी विधाओं ने अपना अपना जो स्वतंत्र अस्तित्व है निर्माण किया है। तो इस प्रकार नाटक से उत्पन्न जो एकांकी है, एकांकी ने भी आज अपना स्वतंत्र अस्तित्व उत्पन्न किया है। अन्य गद्य विधाओं की तरह एकांकी की उत्पत्ति भी भारतेंदु युग से या भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही मानते हैं। 1929 में जयशंकर प्रसाद ने एक घूंट नाम की एकांकी लिखी। उसके बाद भुवनेश्वर प्रसाद ने कारवां नाम का एकांकी संग्रह 1935 में लिखा और उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो रेशमी टाई है 1941 में ये एकांकी संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो ये आरंभिक कालखंड की कुछ प्रमुख एकांकी संकलन है, एकांकी संग्रह है। परंतु जब हम इन विभिन्न रचनाकारों को देखते हैं, इन आरंभिक कालखंड की एकांकियों को देखते हैं और अंत में इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई जो पहली एकांकी है जिसका नाम बादल की मृत्यु और उसका प्रकाशन या उसका जो लेखन है 1930 ईस्वी सन में हुआ था। तो इस प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 125 से भी अधिक एकांकियों का निर्माण किया है और एकांकी के हिंदी एकांकी के वह जनक कहे जाते हैं, जन्मदाता कहे जाते हैं और उनकी जो बादल की मृत्यु नाम की एकांकी है, एकांकी का आरंभ माना जाता है। तो इस प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकीकारों में प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो नाटक साहित्य है जिसके अंतर्गत नाटक और एकांकी, उस पर मैंने पीएचडी की है। तो इस पर बहुत कुछ नाटक एकांकी या डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाटक साहित्य को लेकर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन संक्षेप में मुझे यही कहना है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक एकांकी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें देखनी है जिसका नाम औरंगजेब की आखिरी रात है। तो इस एकांकी के माध्यम से अर्थात डॉक्टर राम कुमार वर्मा को और एकांकी विधा को भी हमें समझना था। तो संक्षेप में एकांकी का जो अर्थ है, अगर एकांकी किसे कहते हैं तो नाटक का एक अंक एकांकी कहलाता है। इसके अंतर्गत एक ही अंक होता है, इसलिए इसको एकांकी कहा गया है। चौथी रचना डायरी की है और प्रवास की डायरी, कुछ विशेष पत्रें और उसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। डायरी शैली है ये। तो इस डायरी के माध्यम से, अर्थात डायरी क्या है इसको सबसे पहले हमें समझना होगा। डायरी को हम जानते हैं, कुछ लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, रोजनिशी लिखने की आदत होती है। दैनंदिन जीवन में ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनका जो दैनंदिन जो कार्य है उसको अपने डायरी में लिखते हैं। तो इसी प्रकार डायरी का
अर्थ समझते समय डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव, उनकी सोच और उनकी जो भावना है, उन भावनाओं को लिखित रूप में अंकित किया जाता है। तो इस प्रकार डायरी क्या है? तो डायरी की व्याख्या या डायरी की परिभाषा में इस प्रकार कर सकते हैं कि डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं को लिखित रूप से अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। तो ये इस प्रकार का जो संग्रह है कौन करता है? तो विश्व में ऐसे अनेक महान व्यक्ति हो चुके हैं जिन्होंने अपनी डायरी लिखी है। अपने इस डायरी के माध्यम से अपने अनुभवों को वह उस डायरी के अंतर्गत लिखते हैं। इस डायरी का उद्देश्य क्या है, या डायरी लेखन करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? अर्थात डायरी कोई भी नहीं लिखता है, ऐसे ही महान व्यक्ति डायरी का लेखन करते हैं, जिस डायरी के माध्यम से उनके निधन के बाद उनके जो अनुभव थे, उनके जो आदर्श थे, उनके जो गुण थे, उसको लेकर इस प्रकार की रचनाएं लिखी जाती हैं और उन रचनाओं के माध्यम से पाठकों को या हम सभी को एक प्रेरणा मिलती है। इसे महान व्यक्ति के अनुभवों को हम डायरी शैली के माध्यम से पढ़ते हैं और उसके माध्यम से हमें एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। डायरी लेखन के 4 प्रकार हैं: व्यक्तिगत डायरी, वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी और साहित्यिक डायरी। तो ये अलग अलग डायरी के प्रकार हैं। तो इस पर अधिक चर्चा न करते हुए, क्योंकि हमें जिस समय ये डायरी की जो रचना है उस समय उस पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है प्रवास की डायरी। कुछ विशेष पत्रें डायरी पर आधारित लिखी हुई ये रचना है, अर्थात उनका बहुत बड़ा ग्रंथ प्रवास की डायरी है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन को हम जानते हैं, बहुत बड़े हिंदी के कवि है, साहित्यकार हैं, और उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की थी। अपने इस यात्रा के समय का जो वर्णन है, अनुभव है, अपने इस प्रवास की डायरी के अंतर्गत उन्होंने लिखा है। उसके अंतर्गत अनेक पत्र हैं, उसमें से कुछ विशेष पत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम देखेंगे। उसके बाद 5वीं जो रचना है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, हरिशंकर परसाई की ये रचना है व्यंग्य रचना। अर्थात जो व्यंग्य है उसको भी संक्षेप में हमें समझना है। व्यंग्य निबंध से ही विकसित हुआ है। निबंध की चर्चा हमने की, निबंधों के अनेक प्रकार हैं, तो उसमें से जो व्यंग्य है, इस व्यंग्य रचना ने, व्यंग्य विधा ने आज अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण किया है। व्यंग्य का जब हम अर्थ समझते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक जो व्यंग्य शब्द है, उस व्यंग्य शब्द को लेकर उस ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में इस प्रकार का उल्लेख किया है कि व्यंग्य वह पद्यमय या गद्यमय रचना है जिसमें प्रचलित दोषों या मूर्खताओं का कभी कभी कुछ अतिरंजना के साथ मजाक उड़ाया जाता है। तो व्यंग्य का प्रमुख जो उद्देश्य है वो प्रचलित जो दोष है या मूर्खता है, तो उसको लोगों के सामने रखना है या उसका मजाक उड़ाना है। तो इस प्रकार ये जो व्यंग्य साहित्य हिंदी साहित्य की एक विधा है, उसके लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उपहास, मजाक है, या उर्दू में उसको लुप्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में आलोचना का जो प्रभाव है उसके ऊपर होता है। तो इस प्रकार ये जो व्यंग्य है व्यंग्य का एक महत्वपूर्ण जो कार्य है, यह भी माना गया है कि जो तत्कालीन व्यवस्था है उस व्यवस्था का मजाक उड़ाना है, या तत्कालीन व्यवस्था के अंतर्गत जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, दोष हैं, उसको लोगों के सामने रखना है।
तो इस प्रकार व्यंग्य को मुहावरे में व्यंग्य बाण भी कहा गया है। और हिंदी में अनेक व्यंग्यकार हो चुके हैं, परंतु सर्वाधिक जो चर्चित नाम है उन नामों में से प्रमुख नामों का अगर उल्लेख करना है तो उसमें एक नाम हरिशंकर परसाई का है और दूसरा श्रीलाल शुक्ल का है। तो इस प्रकार हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में से एक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई है और उनकी एक व्यंग्य रचना इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हमें देखना है। उसके बाद जो अगली जो रचना है एक पत्र है, नामवर सिंह की यह रचना काशी के नाम इस प्रकार की रचना है और ये पत्र है और इस पर अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगली जो रचना है शिवानी की संस्मरण है, एक थी रामरती। तो ये जो संस्मरण है उसको भी संक्षिप्त में हमें समझना है। ये जो संस्मरण है, संस्मरण का जब हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो संस्मरण क्या है? किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि की आत्मीयता और गंभीरतापूर्वक रचे गए इतिवृत्त या वर्णन को संस्मरण कहते हैं। तो संस्मरण क्या है? स्मृति की याद पर लिखा गया साहित्य। जैसे कि साहित्यकार जब अपनी स्मृति के आधार पर पहले या पुराने समय के कुछ अनुभव है, जब उसको याद कर लेखन करते हैं, स्मृति के आधार पर लिखा गया जो साहित्य है वह संस्मरण के अंतर्गत आता है। और हिंदी में इस प्रकार के संस्मरण लिखने की एक लंबी परंपरा हमें देखने को मिलती है। स्मृति के आधार पर किसी विषय अथवा किसी व्यक्ति पर लिखा गया जो आलेख होता है उसको संस्मरण कहते हैं। जैसे कि कुछ साहित्यकार यात्रा करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, यात्रा से लौटने के बाद यात्रा में उनको जो अनुभव आया उसको याद करते हुए लिखते हैं। आगे चलकर उसको यात्रा वर्णन के अंतर्गत हम देखते हैं यात्रा साहित्य। तो इस प्रकार संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति मानी गई है और इसके अंतर्गत ऐसी रचनाओं को या इस प्रकार की जो रचनाएं होती है, तीन रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अर्थात निबंध का ही एक प्रकार है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो उद्देश्य है वह अलग है। स्मृति के आधार पर लिखा गया अर्थात लिखी गई ये रचना है। तो इस प्रकार स्मृति के आधार पर जब कोई साहित्यकार अपनी किसी विशिष्ट जो घटना है, अनुभव है या फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति को लेकर अगर लिख रहा है तो हम उसको स्मृति के आधार पर लिखा गया साहित्य मानते हैं। उसके बाद अगली जो रचना है लेख है, सुधीर पचौरी की रचना स्त्री जो महज त्वचा है, ये लेख है और लेख के बारे में भी अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेख साहित्य की एक मूलभूत विधा है। लेख यानी लिखना है, जिसमें अर्थात इस प्रकार के जो लेख लिखे जाते हैं जिसमें हम किसी भी विषय को विस्तार से लिखते हैं। इसका आदि, अंत और मध्य होता है। जब हम लिखते हैं, लिखते समय लेख को विभिन्न अनुच्छेदों में विभाजित कर लिखते हैं। विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का हम प्रयास करते हैं। लेख दो प्रकार के होते हैं, एक रचनात्मक है और दूसरा सूचनात्मक है। आगे चलकर इसी के आधार पर रचनात्मक साहित्य और सूचनात्मक साहित्य ये दो शब्द सामने आए। सूचनात्मक साहित्य के अंतर्गत क्या होता है? तो इनमें विषयों से संबंधित विभिन्न प्रकार की तथ्यात्मक
एवं सार्ग गर्भित सूचनाएं होती है। तो इसमें सूचनाएं अधिक होती है, उसके आधार पर ही सूचनात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो सूचनाएं होती है तथ्य और सार गर्भित होती है, और उसके आधार पर जो सूचना है जिस प्रकार के साहित्य के अंतर्गत होती है वह सूचनात्मक साहित्य है। दूसरा जो प्रकार है रचनात्मक साहित्य है। तो इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के निबंध आते हैं जिसमें मौलिकता होती है, जिसमें रोचकता होती है, विभिन्न प्रकार की जानकारी और रचनात्मक जो सौष्ठव है उसका एक मिला जुला प्रभाव इसके अंतर्गत होता है। उसके साथ ही विज्ञान, तकनीक और कला की जो विषय है तो उस पर भी इस प्रकार के लेख लिखे जाते हैं। लेख किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। ऐसे लिखे गए जो लेख हैं, विभिन्न विषयों पर लिखे हुए जो लेख हैं, चाहे वह सूचना के आधार पर हो या रचना के आधार पर हो, उसको हम लेख श्रेणी के या लेख साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद अगली जो रचना है जीवनी है। निशा नंदिनी भारतीय की एक रचना को हमें देखना है, वीरांगना कनकलता बरुआ। तो इस प्रकार जीवनी को समझना है। जीवनी किसे कहते हैं? तो जीवनी को लेकर भी अनेक विद्वानों ने उसकी परिभाषाएं की है, लेकिन साधारणतः जीवनी को देखने के पहले हमें आत्मकथा को देखना होगा। आत्मकथा और जीवनी, ये जो दो शब्द हैं, आत्मकथा हम जानते हैं, आत्मकथा का लेखक स्वयं होता है और उसका जो नायक होता है आत्मकथा का वह स्वयं लेखक ही होता है। लेखक अपने जीवन पर आधारित लेखन करता है। आत्मकथा, स्वयं की कथा को आत्मकथा कहते हैं। परंतु जीवनी की जो रचना है वो कोई और करता है। स्वयं लिखी हुई रचना आत्मकथा है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को अगर कोई दूसरा ही व्यक्ति लिख रहा है तो हम उसको जीवनी कहते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहा जाता है। यानी कि एक विशिष्ट व्यक्ति का वृत्तांत है लेकिन कोई दूसरा लिख रहा है। सच तो यह है कि जीवनी में किसी चरित्र नायक के अंतर और बाह्य दोनों प्रकार के जीवन का, उनके गुण दोषों का जो लेखा जोखा है वो प्रस्तुत किया जाता है। जीवनी का जो नायक है वह उसका संपूर्ण जीवन विशिष्ट क्रियाकलापों के अंतर्गत व्यक्त किया जाता है। और जीवनी लेखक टॉमस कार्लाइन ने अत्यंत सीधी सादी भाषा में एक व्याख्या की है, और उन्होंने अपने इस व्याख्या में, बहुत संक्षिप्त व्याख्या है ये, उन्होंने जीवनी शब्द का अर्थ समझाने का प्रयास उस व्याख्या में किया है। एक व्यक्ति का जीवन जीवनी कहा है, देखिए एक व्यक्ति का जीवन चित्रित करना, परंतु वह कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है। किसी व्यक्ति के जीवन वृत्तांत को सचित और कलात्मक ढंग से लिखा जाना जीवनी है। उसके बाद इस प्रश्न पत्र की अंतिम जो रचना है वह विज्ञान विधा के अंतर्गत आती है। रसायन और हमारा पर्यावरण, डॉक्टर N.L. रामनाथन की ये रचना है विज्ञान। अर्थात उसको हम विज्ञान साहित्य कह सकते हैं। विज्ञान साहित्य एक ऐसा साहित्य है जिससे किसी वैज्ञानिक सिद्धांत की पुष्टि होती है, या उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वैज्ञानिक आविष्कार को लेकर तार्किक दृष्टिकोण से लिखा गया जो साहित्य है उसको हम विज्ञान साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं या विज्ञान कह सकते हैं, साहित्यिक भाषा के अंतर्गत। हिंदी और हिंदीतर भाषाओं के अंतर्गत अनेक इस प्रकार के वैज्ञानिक जो साहित्य हैं देखने को मिलते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत 19वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण है या 20वीं शताब्दी का जो आरंभ है, इस कालखंड के अंतर्गत अर्थात इस प्रकार के साहित्य लेखन के
परंपरा शुरू हुई। 19वीं शताब्दी के बाद तो इसमें अनेक ऐसे वैज्ञानिक विषय को लेकर वैज्ञानिक सिद्धांत की पुष्टि करने की दृष्टि से या वैज्ञानिक आविष्कार को लेकर एक तार्किक दृष्टिकोण से बहुत सारी रचनाएं लिखी गई है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण हिंदी में लेखन करने वाली वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर या वैज्ञानिक सिद्धांत को लेकर लिखी हुई एक रचना रसायन और हमारा पर्यावरण, इस रचना को हमें देखना है। तो इसी प्रकार जैसे कि आज हमने BA BCom और BSc के SL हिंदी का जो तृतीय सत्र का प्रश्न पत्र कथ्यतर गद्य है, उस गद्य के अंतर्गत हमें जिन रचनाओं का अध्ययन करना है उन रचनाओं को हमने देखा। 10 रचनाओं को इसके अंतर्गत हमें देखना है। 10 रचनाकार हैं और 10 अलग अलग प्रकार की ये हिंदी की विधाएं हैं। तो इस प्रकार कथ्यतर गद्य के अंतर्गत एक एक विधा को हम देखते समय विधा का स्वरूप समझने की कोशिश करेंगे, रचनाकार का परिचय देखेंगे और पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये जो रचना है उस रचना को विस्तार के साथ देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।